राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद उस्मान, आपका गणित का शिक्षक, आज आपको गणित विषय के अंतर्गत बीजीय व्यंजक व बहुपद नामक पाठ के बारे में पढ़ाऊंगा। अब तक हम अंकगणितीय संख्याओं पर होने वाली मूलभूत संक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बीजगणित के अंतर्गत अचर, चर, बीजीय व्यंजक, विशिष्ट बीजीय व्यंजक व बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जाना पिछले अध्याय में, जैसा कि हम अंकगणितीय संख्याओं जैसे 1, 2, 3 आदि व 1/2, 3/5 आदि व वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 6 आदि पर होने वाली मूलभूत संक्रियाओं जैसे जोड़, घटा, गुणा व भाग कैसे करते हैं। आज हम इन्हीं को बीजगणित में किस तरह से लागू करते हैं ये सीखेंगे। अंकगणित में हम कहते हैं कि जैसे किसी पुस्तक का मूल्य 20 रुपये है तो हम लिखते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य बराबर 20 रुपये। बीजगणित में यदि हम इस चीज़ को कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी पुस्तक का मूल्य x रुपये है तो हम लिखेंगे कि एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपये, जहाँ पर x एक संख्या को प्रदर्शित करता है। बीजगणित में हम a, b, c, x, y, z व p, q, r जैसी बीजीय संख्याओं का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम अंकगणित में कहते हैं कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 3 इकाई है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा 3 इकाई। 4 गुणा 3 इकाई इसलिए होगा क्योंकि एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं व परिमाप चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। बीजगणित में यदि हम इसे कहना चाहें कि माना एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई s इकाई है तो उसका परिमाप क्या होगा? ठीक अंकगणित की तरह हम बीजगणित में भी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 गुणा भुजा या 4 गुणा s बराबर 4s। अतः वर्ग का परिमाप हमारा 4s इकाई होगा। बीजगणित की भाषा अंकगणित की भाषा से अधिक स्पष्ट, अधिक व्यापक, समझने में सरल व प्रश्नों के हल आसान बनाने वाली होती है। यहाँ पर हम कुछ वाक्यों के माध्यम से बीजीय संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। जैसे यदि हम कहना चाहें कि एक संख्या में 3 जोड़ने पर 8 की प्राप्ति होती है तो हम इसको लिख सकते हैं a-3 बराबर 8। या एक अन्य उदाहरण देखते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या में या स्वयं में जोड़ने पर हमें 12 की प्राप्ति होती है तो इसको हम लिख सकते हैं x-x बराबर 12। या ये होगा 2x बराबर 12 क्योंकि x और x का जोड़ 2x होता है। इसी प्रकार यदि हम कहना चाहें कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होती है तो इसको हम बीजगणितीय भाषा में लिखेंगे d बराबर s गुणा t, जहाँ पर d दूरी को प्रदर्शित करता है, s गति को प्रदर्शित करता है व t समय को प्रदर्शित करता है। इसको हम d बराबर st भी लिख सकते हैं। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करके उसमें यदि 5 जोड़ा जाए तो 9 की प्राप्ति होती है तो इसको हम b गुणा b धन 5 बराबर 9 भी लिख सकते हैं, जो b स्क्वायर धन 5 बराबर 9 या b की घात 2 धन 5 बराबर 9 होगा। यदि हम कहना चाहें कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 30 है तो इसको हम बीजगणितीय भाषा में लिख सकते हैं y गुणा y धन 1 बराबर 30। ये हम इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि अगली संख्या यानी कि जो क्रमागत संख्या होती है वो पहली संख्या से एक ज़्यादा होती है, इसलिए हमने पहली संख्या को y माना और दूसरी संख्या को y धन 1 माना और इन दोनों की गुणा
हमारी 30 के बराबर आती है। इसको हम आगे यदि हल करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि y की घात 2 धन y बराबर 30, यानी कि y का अंदर ब्रैकेट में दोनों संख्याओं में जो हमारा y धन 1 है में भी गुणा करेंगे, जो हमारा y की घात 2 धन y बराबर 30 होगा, जहाँ पर y को हमने एक प्राकृत संख्या माना है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली होती है कि सभी संक्रियाएं यहाँ पर अंकगणितीय संक्रियाओं की तरह ही होती हैं, लेकिन गुणन का चिन्ह यहाँ पर लुप्त रहता है। जैसे कि हम a गुणा b को ab लिखते हैं, व 4 गुणा s को हम 4s लिख सकते हैं, जहाँ पर a अचर है व x चर है। आइए अब बात करते हैं चर व अचर की। जैसा कि हमें शब्दों के देखने से लगता है कि चर का मतलब जिसकी वैल्यू या जिसका मान आगे पीछे घट बढ़ सकता हो, उसको हम चर कहते हैं। व अचर का मतलब जिसका मान एक निश्चित मान होता है, उसको हम अचर कहते हैं। एक उदाहरण से यदि हम देखें कि वर्ष 2014 को यदि हम a से प्रदर्शित करें व इसके महीनों को x से प्रदर्शित करें, तो हमें क्या दिखाई देता है? इसमें हमें यह दिखाई देता है कि a एक अचर संख्या है। क्यों? क्योंकि a बराबर हम पहले वर्ष 2014 मान चुके हैं। व x एक चर संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यह इसका कोई भी महीना हो सकता है, जैसे जनवरी, फरवरी, जो भी है, क्योंकि हम x को 2014 के एक किसी महीने के रूप में व्यक्त करते हैं। आइए अब विचार करते हैं निम्नलिखित संख्याओं पर, जैसे 4 ऋण 14 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3/2 ऋण 4/15 3x 21/8y वर्गमूल 2z। इसमें हमें यह प्रदर्शित होता है कि हम जो देखते हैं, जिन संख्याओं में x, y, z नहीं है, वे हमारी अचर संख्याएं हैं, क्योंकि इनका मान एक निश्चित है। व जो x, y, z सहित संख्याएं हैं, इनका मान अनिश्चित है, क्योंकि इनमें x, y, z चर संख्याएं हैं। चर संख्या का मान अनिश्चित व अचर संख्या का मान निश्चित होता है। ABC को अचर व x, y, z को चर राशियों के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। आइए अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें अंकगणितीय संख्याएं, चर संख्याएं व संक्रिया चिन्हों का समावेश होता है। जैसे 3 धन 8, 8x धन 4, 7x ऋण 2y धन 6, 1/वर्गमूल 2x, x बटे वर्गमूल y ऋण 2 तथा ax धन by धन cz बटे x धन y धन z। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 धन 8 दोनों प्रकार का व्यंजक है, जिसको हम अंकगणितीय व बीजगणितीय दोनों श्रेणियों में रख सकते हैं। एक बीजीय व्यंजक संख्याओं, अचर व चर राशियों तथा मूलभूत संक्रियाओं का संयोजन होता है। चलिए अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक के पदों की। किसी भी बीजीय व्यंजक को धन व ऋण के चिन्ह कई भागों में विभाजित करते हैं। धन व ऋण के चिन्हों के बीच में जो संख्या आती है, उसको हम बीजीय व्यंजक का पद कहते हैं। जैसे 2x धन 3y ऋण z में 2x धन 3y एवं ऋण z व्यंजक के पद हैं, यानी कि इस व्यंजक में 2x व 3y व ऋण z अलग अलग संख्याएं हैं
जो धन व ऋण के चिन्ह से मिलकर पूरे व्यंजक को बनाती हैं। इसलिए हम इनको इस व्यंजक का पद कहते हैं। किसी भी पद के आगे यदि कोई संख्या लिखी हो तो वह उस पद का संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। जैसे 1/3 XY, इस पद में हम यह देखते हैं कि 1/3 इस पद का संख्यात्मक गुणांक है। इसी प्रकार 1/3 XY यह एक पद है जिसमें XY का गुणांक 1/3 है व X का गुणांक 1/3Y है व Y का गुणांक 1/3 X है। XY का गुणांक जो 1/3 है वह हमारा पूरे पद का संख्यात्मक गुणांक कहलाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अंकगणितीय संख्याएं हैं जो 1/3 हैं और कोई भी चर संख्या नहीं है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं XY की घात 2 में XY की घात 2 का गुणांक धन 1 व ऋण X की घात 2Y में X की घात 2Y का गुणांक ऋण 1 है। यानी हम स्पष्टतः यह देख रहे हैं कि जिस चर राशि के आगे कोई संख्या नहीं लिखी होती है उसको हम गुणांक के रूप में 1 मानते हैं व चिन्ह का उसके जैसा ही प्रयोग करते हैं। जैसे यदि कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहाँ पर धन का चिन्ह होगा। जैसे हमने अभी देखा कि XY² में XY का गुणांक धन 1 है, यानी कि XY² के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए यह धनात्मक है। ऋणात्मक संख्या के आगे ऋण का चिन्ह होना आवश्यक है, जो कि x की घात 2y के साथ लगा हुआ है। इसमें हम x की घात 2y का गुणांक ऋण 1 मानते हैं। तो आज हमने बात की चर, अचर, बीजीय व्यंजक। यदि इनसे संबंधित आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता दिया गया है। करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से मित्रों हम उठे और
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीप स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद उस्मान, आपका गणित का शिक्षक, आज आपको गणित विषय के अंतर्गत बीजीय व्यंजक व बहुपद नामक पाठ के बारे में पढ़ाऊंगा। कोई भी व्यंजक बहुपद कब होगा, इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। चलिए अब बात करते हैं किसी व्यंजक के बहुपद होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1, किसी भी पद के हर में चर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, बहुपद के पदों का घातांक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। नंबर 3, प्रत्येक पद का गुणांक वास्तविक संख्या के रूप में होना चाहिए। यदि ये तीनों शर्तें किसी भी व्यंजक में पाई जाती हैं तो उसे हम एक बहुपद की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास कुछ व्यंजक दिए हुए हैं जिनके बारे में हम देखेंगे कि क्या ये बहुपद की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे 5 3x माइनस y 1/3 a धन b तथा 1/3 x की घात 3 धन 5 y की घात 2 धन z सभी बहुपद हैं व 1/x ऋण x की घात 3 वर्गमूल x व वर्गमूल 2x धन 3 व 1/वर्गमूल xy बहुपदों की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि ये किसी भी बहुपद को होने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। x की घात 2 धन 8 एक चर x में बहुपद है व 2x की घात 2 धन y की घात 5 x व y दो चरों में बहुपद है। क्योंकि पहले वाले बहुपद में सिर्फ एक चर संख्या है जो कि x है व दूसरे वाले व्यंजक में या बहुपद में दो संख्याएं हैं जो चर हैं जो x व y हैं। इसलिए हम
इसको दो चरों में बहुपद की श्रेणी में रखते हैं। एक चर x के बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसके लिए देखते हैं। एक चर x के बहुपद का व्यापक रूप a0 धन a1x धन a2x स्क्वायर धन a3x क्यूब डॉट 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 an x की पावर n होता है, जहाँ a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an वास्तविक संख्याएं हैं और x एक चर है व n एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार इस पूरे बहुपद में पदों की संख्या n धन 1 होगी। किसी भी बहुपद को हम उसके पदों के माध्यम से जानते हैं। जैसे यदि किसी व्यंजक में एक पद होता है तो उसको हम एक पदी, दो पदों वाले व्यंजक को हम दो पदी या द्विपदी एवं तीन पदों वाले व्यंजक को त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। बहुपद के समान चरों व समान घातांकों वाले पदों को समान पद या सजातीय पद कहते हैं। आइए एक बीजीय व्यंजक में से सजातीय व विजातीय पदों को हम छांटते हैं। हमारे पास एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 3xy धन 9x धन 8xy ऋण 7x धन 2x की घात 2। इसमें हमें सजातीय पद और विजातीय पद छांटने हैं। हम देखते हैं कि 3xy व 8xy सजातीय पद हैं। इसी प्रकार 9x व ऋण 7x सजातीय पद हैं और 2x की घात 2 व 9x व 3xy आपस में विजातीय पद हैं। क्योंकि ये बहुपद के सजातीय पद होने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। एक अन्य उदाहरण में हम यह देखते हैं कि क्या इसमें जो पद दिए हुए हैं वो सजातीय हैं या विजातीय हैं। जो उदाहरण हमारे पास ये है 2x की घात 2 ऋण 3xy धन 9y की घात 2 ऋण 7y धन 8। इसमें हम देखते हैं कि सभी पद विजातीय हैं। क्योंकि इसमें कोई भी पद सजातीय नहीं है, जिस प्रकार कि हमने सजातीय पद होने की शर्त को पढ़ा था। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि सभी अंकगणितीय संख्याएं आपस में सजातीय पद होते हैं, जैसे 2, 5, 25 व ऋण 13 इत्यादि। आइए एक उदाहरण लेते हैं। जो हमारा बहुपद दिया हुआ है उसमें से चर व अचर छांटने हैं। उदाहरण हमारा 2x की घात 2 y धन 5 है व इसमें से चर व अचर लिखने हैं। चर इसमें x और y हैं व अचर 2 और 5 हैं, जो कि अंकगणितीय संख्याएं हैं। जो चर हैं वे हमारी बीजगणितीय संख्याएं हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी व्यंजक के या किसी भी पद के हम गुणांक देखना चाहें तो किस प्रकार देखते हैं, आइए एक और उदाहरण से देखते हैं। हमारे पास एक उदाहरण 8x की घात 2 y की घात 3 है, जिसमें हमें तीन संख्याएं दी हुई हैं जिनके गुणांक लिखने हैं। पहली संख्या x की घात 2 y की घात 3 है, दूसरी संख्या x की घात 2 है व तीसरी संख्या y की घात 3 है। इसमें हम पहली संख्या का गुणांक ज्ञात करने के लिए इस संख्या को अलग अलग गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। गुणनखंडों का मतलब यहाँ पर हम इस पद को गुणा के रूप में खोल कर लिखते हैं कि कितने चीज़ों की या कितनी संख्याओं की गुणा इस पद को बनाती है। 8x की घात 2 y की घात 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 8 गुणा x की घात 2 गुणा y की घात 3। इसमें जिस पद का हमें गुणांक निकालना होता है उस पद को छोड़कर या उन संख्याओं को छोड़कर
बाकी जो संख्या हमारे पास बचती हैं उनका गुणनफल उस संख्या का गुणांक होता है। यहाँ पर हमें x की घात 2 y की घात 3 का गुणांक निकालना है जो सिर्फ 8 है, क्योंकि इनके अलावा कोई और संख्या यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार इस संख्या में हमें x की घात 2 का गुणांक निकालना है। x की घात 2 का गुणांक के लिए भी हम इस संख्या को खोलकर लिखेंगे जो 8 y की घात 3 गुणा x की घात 2 होगा, जहाँ पर x की घात 2 का गुणांक 8 y की घात 3 है। तीसरे प्रश्न में हम यह देख रहे हैं कि हमें y की घात 3 का गुणांक निकालना है। y की घात 3 का गुणांक निकालने के लिए भी हम इस संख्या को खोलकर गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं जो 8x की घात 2 गुणा y की घात 3 है। अतः हम कह सकते हैं कि y की घात 3 का गुणांक 8x की घात 2 है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, क्या वे बहुपद हैं या नहीं हैं, जो हमारे पास इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण x की घात 2 धन 2y की घात 2 धन 6x है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह उदाहरण हमारा बहुपद है। क्यों? क्योंकि यह बहुपद की शर्तों को पूरा करता है, जो कि इस प्रकार हैं कि बहुपद के किसी भी पद के हर में चर नहीं है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमारा यह है कि x की घात 2 धन 3xy धन 1/x, इसमें 1/x जो पद है उसमें हम यह देख रहे हैं कि वह हर में एक चर को रखता है, अतः यह बहुपद की श्रेणी में नहीं आता है। तीसरा उदाहरण हमारे पास है जिसमें हमें यह देखना है कि क्या वह बहुपद है या नहीं है। तो तीसरा उदाहरण हमारा 2x धन 3xy धन वर्गमूल xy है। यह भी हमारा बहुपद की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम यह जानते हैं कि बहुपद के लिए किसी भी पद में चर के घातांक हमेशा पूर्णांकों के रूप में होने चाहिए। इस उदाहरण में xy की घात 1/2 है जो कोई पूर्णांक नहीं है। तो आज हमने बात की चर, अचर, बीजीय व्यंजक व बहुपद के बारे में। यदि इनसे संबंधित आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता दिया गया है।